हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 4, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिससे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और चैप्टर है का जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी और ब्रिटेन। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हम ब्रिटेन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक तरह से लिख लेते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो इस वीडियो में हम लोग इटली, जर्मनी और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनसे रिलेटेड फेमस फेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रीफ क्वेश्चंस में यानी शॉर्ट क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले से, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक, तो ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी इटली वॉज नॉट यूनिफाइड कंट्री, यानी कि 19वीं शताब्दी के बीच में, 19th सेंचुरी के बीच में, यानी 1850 के अप्रॉक्स के आसपास के ईयर में इटली जो था एक यूनिफाइड कंट्री नहीं था। पहले बताया कि जो यूरोप के जो देश हैं वो टुकड़ों में टूटे हुए थे, वैसे ही इटली भी था जो टुकड़ों में टूटा हुआ था। एक यूनिफाइड कंट्री नहीं थी, जो कि 7 अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था। ओनली सार्डिनिया पिडामोंट वाज द रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसलीज हाउस। इटालियन के जो राजघराने थे उनके अंडर में केवल 2 राज जाते थे, सार्डिनिया और पिडामोंट। द नॉर्थन स्टेट वर अंडर द ऑस्ट्रेलियन हैजनबर्ग कंट्रोल। जो नॉर्थन वाला इलाका था वो ऑस्ट्रेलिया के हैजनबर्ग के कंट्रोल में आता था। जैसे कि जिस तरह से हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि पिडामोंट और सार्डिनिया वाला ये जो हिस्सा है ये आता था आपके इटालियन हाउसेस के कंट्रोल में। ठीक, और जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा आप देख रहे हो इतना, ये आता था आपके ऑस्ट्रेलियन एम्पायर के अंडर में। ठीक, 2 हिस्से ये हो गए। इसके बाद जो सेंट्रल का इलाका था वो पोप ने कवर कर रखा था। सेंट्रल मतलब जो बीच का इलाका था, जो पेपल स्टेट आपको दिख रहा है रेड कलर की लाइन में, ये आपके पोप के अंडर में थे। ठीक, और बाकी जो ये साउथ इटली का इलाका है वो उस समय स्पेन के अंडर कंट्रोल में था। द साउथर्न रीजन वाज अंडर द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, यानी स्पेन की जो डायनेस्टी थी बर्बन डायनेस्टी यानी बर्बन किंग्स, उनके कंट्रोल में ये इलाका था। द पीपल ऑफ इटालियन स्पोक डिफरेंट डायलेक्ट्स एंड नो पॉलिटिकल यूनिटी। जो इटाली के लोग थे उनकी कोई भी एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, और साथ में उनकी कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। मतलब सब अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे, जैसे कि हमने 4 पार्ट में अभी भी देखा है कैसे 4 इलाकों में बटा हुआ था उस समय इटली। ठीक, तो इसको अलग करने में कई सारे फेसेस का हाथ था, 4 अलग अलग बड़े बड़े फेसेस का हाथ था, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है रोल ऑफ द रेवोल्यूशनल नेशनलिस्ट, मतलब जो रेवोल्यूशनरी हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था 1848 में, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था रेवोल्यूशनर ऑफ लिबरल्स। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है, और ये नाम हमने पहले भी पढ़ा था। गिजोपी मजनी वाज अ रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट हु बिलीव दैट इटली शुड नॉट बी शुड बी यूनाइटेड रिपब्लिक। एक मजनी एक ऐसे ही पहले रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने लोगों के अंदर यानी जनता के अंदर ये चीज डाली कि इटली यूनाइट हो सकता है, इटली एक नेशन बन सकता है। इसके तहत उन्होंने 1831 में यानी 1831 में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली, जिसने नेशनलिस्ट आइडिया मतलब कि देश को एक करने का आइडिया फैलाया। ही इंस्पायर मैनी यंग पीपल, उन्होंने कई सारे यंग लोगों को इंस्पायर किया। बट जो ये रेवोल्यूशन था 1831 में और 1848 में, ये फेल्ड हो गया लैक ऑफ यूनिटी के कारण। मतलब कि लोगों में एकता नहीं थी, इस कारण से ये फेल्ड हो गया। और साथ में जो अपोजिशन में जो कंट्री थी ऑस्ट्रिया, उसकी वजह से इनका जो ये रेवोल्यूशन था वो फेल हो गया। बट कहीं ना कहीं ये फेल हो गया, लेकिन लोगों के मन में क्या, इन्होंने इटली के लोगों के लिए नेशनलिस्ट की भावना जगा दी थी कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं विचार बन गए थे कि इटली को यूनिफाइड करना है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ कैवर एंड इट्स डिप्लोमेसी। जो कैवर नाम के एक फेमस चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे किंग इमैनुअल्स के। ठीक है, इनकी डिप्लोमेसी ने कैसे सार्डिया पिडामोंट में क्या मिलाया, देखिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफिकेशन लेटर फेल ऑन द किंग विक्टोर इमैनुअल सेकेंड ऑफ सार्डिनिया पिडामोंट एंड हिज चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलो डी कोवेर। देखिए, जो उस समय जो किंग हुआ करते थे सार्डिनिया पिडामोंट का जो हिस्सा उस समय इटली के अंडर आया करता था, उन्होंने की जिम्मेदारी दे दी थी इटली को यूनिफाइड करने की। किसको? चीफ मिनिस्टर कैवोर को। चीफ मिनिस्टर कैवोर को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी। कैवोर जो कि एक स्किल डिप्लोमेट थे, एक अच्छे डिप्लोमेट थे। ही फॉर्म एन अलायंस विद द फ्रांस। इन्होंने क्या करा, फ्रांस के साथ ये मिल गए, इन्होंने फ्रांस की सेना के साथ मिल गए एंड डिफीट ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रिया को 1859 में पटक दिया, हरा दिया। जिस रिजल्ट में क्या हुआ कि जो नॉर्थन इटालियन स्टेट्स थे वो ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में जो थे वो अब किस में आके मिल गए, यानी सार्डिनिया पिडामोंट में आके मिल गए। मतलब अभी तक हमने जो देखा वो हमने ये हिस्सा देखा था कि ये 2 हिस्सा जो थे वही केवल इटली के अंडर में थे। अब साथ में ये जो हिस्सा है ये भी इटली में मिल गया, ऑस्ट्रिया को हराने के बाद ये हिस्सा भी इटली में मिला लिया गया। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया को किसने हराने में हेल्प करी? कोवर ने। इसके बाद हम देखते हैं अगला नाम जो आता है वो आता है रोल ऑफ गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी का भी एक मेजर रोल था। गैरीबाल्डी की सबसे पहले मुलाकात हुई थी
मैजनी से यंग इटली जो उन्होंने बनाई थी, है ना, उसमें गैरिबाल्डी भी जुड़े हुए थे और वो उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए थे। तो गैरिबाल्डी के मन में भी कहीं ना कहीं यूनिफाइड इटली की सोच थी। तो इन 1860 गिज़ेपी गैरिबाल्डी लेड अ ग्रुप ऑफ आर्म वॉलंटियर नोन एज रेड शर्ट इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू स्लिल्स। देखिए, गैरिबाल्डी ने क्या करा, एक लोगों को इकट्ठा कर कर एक गुट बनाया, 30,000 लोगों को इकट्ठा करा जिन्होंने अपने नस्लीय भावनाओं को फैलाया और यंग इटली के लोगों को इकट्ठा करा। एक रेड शर्ट नाम की एक सेना बनाई जिसने पीडामोंट और सार्डिनिया मतलब जितना हिस्सा जीत लिया था उसके साथ मिलकर इटली पर, साउथ इटली पर अटैक किया। जो बचे हुए स्टेट्स थे उस पर अटैक किया और द किंगडम ऑफ टू सिलिसिल्स इन पर अटैक किया। ही वॉन द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट। वहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी इनके सपोर्ट में आ गए। इनकी खुद की सेना थी रेड शर्ट की, इटली की सेना और लोकल लोगों की सेना, इन तीनों ने मिलकर क्या करा, बर्बन डायनेस्टी जो कि स्पेन की थी, कब्जा कर रखा था, उनको वहाँ से भगा दिया। और गैरिबाल्डी हैंड ओवर द कंकर टेरिटरी ऑफ किंग विक्टोरिया इमैनुअल सेकेंड एंड द नेशनल यूनिटी। तो गैरिबाल्डी ने क्या किया, उस टेरिटरी को किंग विक्टोरिया के हाथों में दे दिया और पूरी की पूरी इटली यूनाइट हो गई। मतलब कि जो बचा हुआ इलाका था अभी हम देख रहे हैं ये वाला साउथ इटली वाला, वो भी किसके अंडर में आ गया, इटली के अंडर में आ गया। थोड़ा सा इलाका ही पेपल स्टेट का बचा था। कि पेपल स्टेट की हिस्ट्री क्या थी, पेपल स्टेट की हिस्ट्री ये थी कि जब यहाँ जीत लिया तो गैरिबाल्डी यहाँ पे भी गए थे अपनी रेड शर्ट की सेना को लेकर। बट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फ्रांस का कब्जा था, फ्रांस की सेना यहाँ पर तैनात थी, फ्रांस की भी तैनात थी और प्लस जो पोप के अंडर में ये एरिया था उनकी भी सेना थी। तो इन दोनों के बीच में फाइट होती है। बट रेड शर्ट क्या यहाँ पर हार जाते हैं, फ्रांस की सेना को नहीं जीत पाते हैं। बट तभी क्या होता है, उस टाइम फ्रांस का प्रेसिया से भयंकर युद्ध चल रहा होता है। ठीक है, प्रेसिया से भयंकर युद्ध चल रहा होता है। कौन सा युद्ध चल रहा होता है वो हम आगे बताएंगे। तो तभी क्या होता है कि फ्रांस प्रेसिया से जीतने के लिए अपनी सेना को यहाँ से पेपल स्टेट से वापस बुला लेता है और इसी का फायदा उठाते वक्त क्या देखते हैं कि किंग मैनुअल्स जो होते हैं वो इस एरिया को भी कब्जे में कर लेते हैं। पेपल स्टेट भी क्या इटली के कब्जे में आ जाता है और इटली फाइनली क्या हो जाता है, यूनिफाइड हो जाता है या यूनाइट हो जाता है। ये हम देख पा चुके हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो हम आगे ये देखते हैं कि 1861 में क्या होता है, विक्टर इमैनुअल जो थे होते हैं वो खुद को यूनाइटेड इटली का किंग घोषित कर लेते हैं। और रोम जो होता है, जो बचा हुआ वही अंडर जो पेपर कंट्रोल में आता है। 1870 में कैसे कब्जे में आ गया ये हम पर बता चुके हैं। साथ में यूनिफाइड इटली वॉज कंप्लीटेड इन 1871 यानी 1871 में क्या होता है, आज़ाद इटली के जो किंग यानी यूनाइटेड इटली के जो किंग होते हैं वो किंग इमैनुअल सेकंड होते हैं। और इसी के तरीके क्या होता है, इटली यूनिफाइड हो सकता है। जो सबसे लेंदी यूनिफाइड टॉपिक है वो इटली का ही। बाकी इसके बाद हम जर्मनी का देखते हैं तो वो सिंपल यूनिफिकेशन है। ठीक, तो हम अब पढ़ने वाले हैं द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इटली का हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब हम जर्मनी का देखते हैं। 1848 में हम देखते हैं जो मिडिल क्लास जर्मन्स होते हैं वो ट्राई करते हैं जर्मनी को स्टेट को एक बनाने की। ठीक है, साथ में किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्टेड पार्लियामेंट, जो कि फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट बैठी थी। हमने पिछली बार पढ़ा था उसमें ही, रेवोल्यूशनरी लिबरल्स में ही पढ़ा था कि 1848 में क्या होता है, फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट बैठती है जो प्रेशिया के किंग के आगे ये प्रस्ताव रखती है कि हमें इसको में पार्लियामेंट्री सिस्टम फैलाना है जर्मनी में। बट प्रेशिया किंग क्या करते हैं, उस पार्लियामेंट को दबा देते हैं। 108 से 31 मेंबर चुनकर जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो उनका साथ नहीं देते हैं, मिडिल क्लास के लोग ही वहाँ पर रहते हैं और साथ में जो मूवमेंट्स होती है वो भी उनका साथ नहीं देती है क्योंकि उनको सफरेज नहीं मिलता। जिस वजह से क्या ये जो रेवोल्यूशन था पार्लियामेंट टाइप का फ्रैंकफर्ट वाला वो दब जाता है। ठीक, तो हम ये देखते हैं लिबरल अटेम्प्ट फेल टू अपोजिशन फ्रॉम मोनार्ची एंड मिलिट्री फोर्स। जो लिबरल्स लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं, जैसे ही बताया, प्रेशिया की मोनार्ची के सामने और मिलिट्री फोर्सेस के सामने। लेकिन प्रेशिया के लोगों में जो प्रेशिया के किंग होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं भावना आती है कि वो भी यूनाइट होंगे। तो आफ्टर द फेलियर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट द टास्क फॉर यूनिफिकेशन, जो यूनिफिकेशन का टास्क था वो पूरा का पूरा प्रेशिया के ऊपर था। प्रेशिया के ऊपर था कि प्रेशिया के जो किंग थे उनके ऊपर था कि इसको पूरा अपने अंडर में लेना है। तो उनके भी एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे ओटो वॉन बिस्मार्क, जिन्होंने मेजर रोल प्ले करा प्रेशिया को यूनिफाइड करने में, यानी प्रेशिया को जर्मनी बनाने में एक मेजर रोल प्ले करा। तो उनकी एक पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है, Bismarck believed that unification of Germany could not be achieved through the speeches and the revolution but through the blood and iron meaning एंड मिलिट्री पावर। देखिए, बिस्मार्क ये जानते थे कि अगर जर्मनी को यूनिफाइड करना है तो कोई स्पीच देने से या रेवोल्यूशन करने से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि इससे पहले हिस्ट्री में काफी स्पीचेस और रेवोल्यूशन हो चुके हैं, कुछ भी नहीं फायदा हुआ। तो उन्होंने सीधे ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी बनाई, अपनी डिप्लोमेटिक दिमाग लगाया, ब्लड एंड आयरन, जिसका मतलब होता है वॉर करो, मिलिट्री पावर के थ्रू सबको कब्जे में ले लो। तो इसी बीच उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी 1864 से 1871 के बीच में। प्रेशिया ने 3 वॉर लड़ी, एक तो डेनमार्क के खिलाफ 1864 में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1866 में, फ्रांस 1870-71 में। इसी वॉर के टाइम क्या हुआ, फ्रांस ने अपनी सेना को पेपल से बुला लिया, पेपल्स यानी इटली वाले एरिया से, और पोप वाले रीजन को फ्री कर दिया, जिससे क्या करा, वहां पर इमैनुअल्स ने अपना
कब्जा कर लिया। पीछे जो हम पढ़ चुके हैं ये उसी का हमने आगे कवर किया। एक बार अगर उसमें देखना चाहो तो देख लो, ये वाला जो एरिया था पोप के अंडर जो ये एरिया आता था, यहाँ से फ्रांस ने भी सेना वापस बुला ली थी इसी फ्रांसो प्रोशिया वॉर के टाइम 1870 में, और तभी ये इलाका क्या हो गया, रसिया सॉरी इटली के नाम हो गया। तो हमने इतना बड़ा यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे आपके वो बिस्मार्क इन 3 इलाकों को जीता, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को, और इन तीनों को जीत कर इनके इलाके में जो जो स्टेट थे जर्मनी के उनको अपने कब्जे में कर लिया, और फाइनली जर्मनी को क्या कर दिया, यूनिफाइड। और ये आप यूनिफाइड जर्मनी देख सकते हैं, ये है आपका यूनिफाइड जर्मनी। ठीक, जो ऑस्ट्रेलिया के इलाके जीते, खींच लिए यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के इलाके ऑस्ट्रेलिया से खींच लिए, जो फ्रांस कब्जे में कर रखा था फ्रांस के इलाके खींच लिए। ठीक, और साथ में तीसरा कंट्री कौन सी थी, तीसरी कंट्री थी डेनमार्क, और डेनमार्क ने जो जो इलाके कब्जे में कर रखे थे डेनमार्क से भी वो इलाके ले लिए, और फाइनली क्या करा, एशिया पूरी जर्मनी को यूनाइट कर दिया। ठीक, ये हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 1871 में क्या होता है, फ्रांस हारने के बाद जो जर्मन प्रिंसेस होते हैं विल्म फर्स्ट ऑफ प्रीसिया, वो अपने आप को एम्परर घोषित करते हैं जर्मनी का। कहाँ पर घोषित करते हैं, पैलेस ऑफ वर्साइलेज में घोषित करते हैं खुद को जर्मनी का नया एम्परर। ठीक है, इसके बाद पूरा जर्मनी यूनिफिकेशन हो सकता है। आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिफाइड इटली का फर्स्ट एम्परर कौन था, तो वो था आपका इमैनुअल सेकंड। यूनिफाइड जर्मनी का फर्स्ट एम्परर कौन था, तो वो था विलियम फर्स्ट। ठीक, तो ये दो हमने यूनिफिकेशन देख लिए। अब तीसरा हम यूनिफिकेशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये कोई वॉर से यूनिफिकेशन नहीं हुआ, ये था स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। देखते हैं, देखिए इसमें क्या था, द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रिटेन नेशन स्टेट, ब्रिटेन का एक होना। ये कुछ अचानक रेवोल्यूशन नहीं था जो लोगों के बीच में भावना जगी और लोग एक होगा, नहीं, ये एक बहुत ही लंबा पॉलिटिकल प्रोसेस था। क्योंकि बिफोर 18th सेंचुरी में क्या था, यानी 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटेन नाम का कोई राज्य ही नहीं था, यानी कोई देश ही नहीं था। प्राइमरी आइडेंटिफायर्स वर जो टुकड़ों में थे भी तो इंग्लिश थे, स्कॉटिश थे, वेल्स थे, इरिश थे, ये थोड़ी थोड़ी ट्राइब्स थी जो टुकड़ों में बटी हुई थी, मतलब कि छोटे छोटे इलाकों में थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये आपका इंग्लिश, ये आपका वेल्स, ये आपका आयरलैंड और ये आपका स्कॉटिश, तो ये अलग अलग टुकड़ों में था। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है कि 1688 में सबसे मेजर रोल होता है 1688 में, जब वहाँ की एक पार्लियामेंट बनती है, इंग्लिश पार्लियामेंट बनती है 1688 में। तो इसका मेजर रोल होता है इंग्लैंड में जो इंग्लिश पार्लियामेंट बनती है, इसका मेजर रोल होता है पूरे ब्रिटेन को एक तरह से यूनिफाइड करने का। तो यही पार्लियामेंट क्या करती है, एक्ट ऑफ यूनियन पास करती है स्कॉटलैंड के साथ 1707 में। द एक्ट ऑफ द यूनियन बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ये होता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, क्या बनता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, जहां पर इंग्लिश का डोमिनेशन देखने को मिलता है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। अगर हम आपको समझाएं इजी लैंग्वेज में तो ये समझिए कि स्कॉटलैंड का जो कल्चर था उसको इंग्लिश डोमिनेशन ने क्या करा, दबा दिया। इंग्लिश डोमिनेशन बहुत था उस समय, इंग्लिश का कल्चर बहुत ही फ्लरिश हो रहा था, उनकी इकोनॉमी बढ़ रही थी, तो वो पावरफुल बन रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, स्कॉटलैंड का जो कल्चर था उसको धीरे धीरे करके दबा दिया। स्कॉटलैंड के लोग कैथोलिक में बिलीव करते थे, तो उसका कैथोलिज्म को खत्म कर दिया। जब जब स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स लोगों ने विद्रोह करने की कोशिश करी, तब तक इंग्लिश आर्मी ने क्या, उनके विद्रोह को दबा दिया। और साथ में उनको स्कॉटलैंड के लोगों को उनके कल्चर की लैंग्वेज नहीं बोलने चाहते थे, उनके कपड़े नहीं पहनने देते थे, जिस वजह से काफ़ी स्कॉटलैंड के लोगों ने अपनी मदरलैंड को छोड़ दिया। और इस डोमिनेशन से क्या हुआ, इंग्लैंड ने उस पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं स्कॉटलैंड पे कब्जा करने के बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड के साथ भी कुछ ऐसे ही करा गया। आयरलैंड में कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट चल रहा था, मतलब कुछ लोग कैथोलिक धर्म को मानते थे, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। तो क्या करा, इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट वालों का सपोर्ट किया और कैथोलिक धर्म को वहाँ पर सप्रेस करना शुरू कर दिया। ये उन्होंने पॉलिसी बनाई। तो आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड, उसको जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में 1801 में शामिल कर लिया गया। और जो कैथोलिक के एक लीडर थे वॉल्वेटोन, वो क्या, उन्होंने कई बार कोशिश करी कि इंग्लैंड को रेवोल्यूशन करा जाए, इंग्लैंड के खिलाफ रिवॉल्ट करा जाए, बट उनके रिवॉल्ट को दबा दिया गया। जो इंग्लिश थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट की हेल्प करी और डोमिनेट कर लिया कैथोलिक कंट्री को। मतलब वहाँ पर एक कैथोलिक कंट्री थी, वहाँ पर कुछ प्रोटेस्टेंट थे, तो प्रोटेस्टेंट के साथ मिलकर क्या करा, इंग्लैंड ने उस कंट्री को भी अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि इंग्लिश डोमिनेंस तीनों कंट्री में, मतलब दोनों कंट्री में आ गया और ब्रिटेन क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया। जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कैसे ब्रिटेन ने अपनी आइडेंटिटी बनाई सब जगह, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अ न्यू ब्रिटेन आइडेंटिटी वॉज क्रिएटेड बाय, कैसी बनी, इंग्लिश लैंग्वेज उनकी मेन लैंग्वेज थी, साथ में ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक का ब्रिटिश फ्लैग, ये भी उनका सिंबल बना, और साथ में उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया, गॉड सेव अवर नोबल किंग्स। तो ये सब उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, मतलब उन्होंने अपने कल्चर को और फैलाया। यहाँ पे फिर अलग अलग कंट्री में गए, वहाँ पर उन्होंने अलग अलग कंट्री को भी कॉलोनाइज किया, मतलब अलग अलग कंट्री पर भी कब्जा किया। ये तो हम आगे के पार्ट में देखेंगे। तो हमने ये देखा कैसे इंग्लैंड अपने कल्चर को फ्लरिश कर स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अपने कब्जे में ले लिया अपने दिमाग से। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अगर हम डिवीजन करें तो इटली का हमने पढ़ाई है। इटली का जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इसी का इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका रिवीजन डाला है। 4 लोग इंपॉर्टेंट है इसमें, मेजनी, गैरिबल्डी,
कोवर और विक्टर इमैनुअल्स। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला एरिया था और ये हमारा पिडोमेंट और सार्डिनिया, ये पहले से ही किंग इमैनुअल्स के अंडर में आता था, ठीक है। तो किंग इमैनुअल्स की हेल्प किसने करी? कॉवर ने हेल्प करी, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया को जब हराया तो ये ऊपर का इलाका जो था वो भी क्या हो गया, नॉर्थन स्टेट इटली में आ गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कैसे गारिबल्डी ने अपना दिमाग चलाया और रेड शर्ट बनाई और साउथ इटली में स्पेन को भगाया, स्पेन डायनेस्टी को यहाँ से भगाया। तो ये दो हिस्से सेल्सी वाले और साउथ इटली इनके कवर में आ गए। और एकदम लास्ट में जब फ्रांस प्रूशिया का वॉर होता है तो उसी का फायदा उठाकर फ्रांस जब अपनी सेना वापस बुला लेते हैं तो इटली का ये पेपर्स वाले हिस्से में भी कवर कर लेते हैं, जिससे पूरी इटली यूनिफाइड हो जाती है। और इन चारों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेस में क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लास्ट में कराएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज 10 मिनट्स का शॉर्ट थोड़ा लंबा हो गया है तो उसके लिए सॉरी। बाकी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।